नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज जो हमारे क्लास में ऑफलाइन मोड में जो सैटरडे का पेपर हुआ था, वो हम आपके लिए जो है YouTube के माध्यम से हमने आपके लिए व्यवस्था करी है। और ये आने वाली जो अभी कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है और पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जैसी जो ये प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी हाल ही में होनी है, उन सबके लिए ये बहुत ही लाभकारी आपके लिए होने वाली है। तो पूरी देखिए, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक 20 क्वेश्चन हम हिंदी के कवर करने वाले हैं, 40 नंबर हम उत्तराखंड के कवर करने वाले हैं और उसके अलावा 30 नंबर जीएस और 10 नंबर रीजनिंग के हम कवर करने वाले हैं। और हमारी दक्ष क्लासेस की पूरी टीम आज शिद्दत से आपके सामने उतरी है और वन बाय वन करके एक एक सर अपने अपने टॉपिकों के साथ आपके सामने जानकारियों को साझा करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। ये रहा पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न रहा। बहुत शानदार प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन पहला है, राजभाषा राष्ट्र की प्रशासनिक भाषा होती है। दूसरा विकल्प है, राष्ट्रभाषा का संबंध शिक्षित अशिक्षित सभी से होता है। और तीसरा है, राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है। और चौथा है, राष्ट्रभाषा की संवैधानिक मान्यता नहीं भी होती है। तो इन चार विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि सही विकल्प कौन सा है। पहला विकल्प है आपके सामने कि सही कथन सही है। दूसरा है, केवल 1 और 3 सत्य हैं, शेष असत्य हैं। और तीसरा विकल्प है, केवल 2 और 4 सत्य हैं, शेष असत्य हैं। और चौथा विकल्प आपके सामने है, सभी कथन असत्य हैं। तो लगाइए फटाफट करके आंसर, कौन सा आंसर सही हो सकता है, लगाइए फटाफट करके। जिन्होंने तो पेपर दे रखा है क्लास में, उन्हें तो जानकारी पता होगी, फटाफट रिवीजन करेंगे। और जो आज शनिवार के दिन आज क्लास में ऑफलाइन में नहीं थे, वो आप देखिए, अपने आप को आजमाइए पेपर में। बहुत शानदार प्रश्न है, आपने सोच लिया होगा, लगा दिया होगा आपने आंसर। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, सभी कथन सत्य है। भाई, राजभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशासनिक भाषा होती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रभाषा का संबंध शिक्षित और अशिक्षित सभी से होती है, ये भी सही बात है। और राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और चौथा विकल्प है, राष्ट्रभाषा की संवैधानिक मान्यता नहीं भी होती है, क्योंकि राष्ट्रभाषा को संविधान में नहीं बताया गया, बल्कि राष्ट्रभाषा न बता करके राजभाषा बताया गया। तो पहले का सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर जिन्होंने टिक करा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने नहीं कर पाया है वो देख लीजिए, सही आंसर लगा दीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नहीं ध्यान रखना आपने। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है अश्व, दूसरा है सैंधव, तीसरा है घोटक और चौथा है यातुधान। तो लगाइए फटाफट आंसर। अश्व भी घोड़ा का पर्यायवाची है, सैंधव भी है, घोटक भी है। यातुधान जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। यातुधान जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है, दानव का पर्यायवाची होता है। तो दूसरे का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लाने से या लगाने से वह विलोमार्थी हो जाता है। जय शब्द पे कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि वो क्या हो जाए, विलोम अर्थ बताए। वी, परि, प्रा और आ। तो बताइए फटाफट कौन सा वाला सही आंसर होगा। आंसर होगा सी वाला, परा उपसर्ग लगाने से क्या शब्द बन जाएगा, पराजय। तो जय का मतलब जीत से और पराजय का मतलब हार से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। पहला है चांद पर थूकना, चांद पर थूकना। दूसरा है पानी से घी निकालना। तीसरा है खरगोश के सींग निकालना। और तीसरा है बालू से तेल निकालना। लगाइए सही आंसर, कौन सा सही आंसर होगा, फटाफट लगाइए जी। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, चांद पर थूकना।
चांद पर थूकना मुहावरे का मतलब होता है कि किसी महान व्यक्ति पर लांछन लगाना है, और महान व्यक्ति पर अगर लांछन लगाएंगे तो खुद ही आप अपमानित हो रहे हैं। तो इसका अर्थ नहीं है असंभव होना। बाकी पानी से घी निकालना, खरगोश की सींग निकलना, बालू से तेल निकालना, मतलब ही नहीं बनता बालू से तेल निकलेगा। खरगोश की सींग निकलते नहीं है, होते नहीं है, असंभव बात है। और पानी से घी निकल ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में इन तीनों का मतलब है असंभव होना, और चांद पर थूकना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि नहीं है, असंभव होना नहीं है, जिसका अर्थ वो कौन सा होगा, चांद पर थूकना। चांद पर थूकने का मतलब होता है किसी महान व्यक्ति पर लांछन लगाना, और लांछन लगाएंगे तो फिर अपने आप ही अपमानित होना है। आगे बढ़ते हैं, पांचों प्रश्न ये रहा। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? लगाइए, सोरठा, दोहा, कुंडलिया और रोहला। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोहा। यहां पर दोहा आपको याद रखना है कि दोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोहा प्लस रोला से याद रखना है कि अगर दोहा प्लस रोला मिल जाए तो बराबर क्या बन जाएगा, कुंडलिया। वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार पेपर में आ रखा है कि कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर के बनता है, तो दोहा प्लस रोला से। उसके अलावा अगला जो प्रश्न आएगा, अगला जो प्रश्न यहां से बनता है कि भाई जो छपय है ये किन दो छंदों से मिलकर के बनता है, तो रोला के साथ अगर उलाला मिल जाए, रोला के साथ अगर उलाला मिल जाए तो इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, छपय बन जाएगा। यहां पर आपको आंसर करना है बी। लेकिन दो प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं कि दोहा प्लस रोला से मिलकर के कुंडलिया बनता है, और रोला प्लस उलाला से मिलकर के क्या बनता है, छपय बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा छठा प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर है। संदेशन मधुबन कूप भरे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहां पर गोपियां जो है संदेश दे रही हैं श्री कृष्ण के लिए, जो है मथुरा में संदेश दे रही हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने इतने संदेश दे दिए मथुरा में कि उन संदेशों जो है कूप भर गए, कुएं भर गए। तो संदेशों से कुआं भरना ये अतिशयोक्ति का विषय है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, सातों प्रश्न, क्रिया शब्द, क्रिया, आगे देखो सातों प्रश्न। क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी, यानी क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी क्या कार्य के करने का बोध होता है, कार्य के करने का बोध होता है, या फिर दूसरा देखेंगे, या फिर कार्य के होने का बोध होता है, सी है स्थिति का बोध होता है, और डी है कार्य के करने होने तथा किसी स्थिति का बोध होता है। तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने होने तथा किसी स्थिति का बोध होता है। ये डी विकल्प सबसे ज्यादा उचित है। वैसे तो ये भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो उचित विकल्प है इनमें से वो डी वाला विकल्प सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? भाई वस्तु और प्राणी जाति का भी बोध होता है, पशु पक्षियों का भी बोध होता है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इसका डी विकल्प सही है, ये डी विकल्प सही है। जिनको अभी संज्ञा के बारे में दिक्कत है, शाम को हमारी हिंदी की एक अलग से क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मजे से आपकी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है, हतभागी स्त्रीलिंग है। हतभागी का स्त्रीलिंग कौन सा है इन चार विकल्पों में से? ए है हतभागिनी, हतभागिनी, बी है हतभाग्यवती, सी है हतभाग्य, और डी है हतभागु। लगाइए फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? लगाइए फटाफट, आंसर होगा सी, हतभाग्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी विकल्प सही है जिन्होंने लगा रखा है। आगे चलिए, 10वां प्रश्न ये रहा, पढ़िए। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक नहीं हो सकता है, निजवाचक हो सकता है, संबंधवाचक नहीं हो सकता है, पुरुषवाचक नहीं हो सकता है। तो बी वाला विकल्प जिन्होंने टिक करा हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न चलिए, 11वां प्रश्न। खड़ी बोली गद्य की पूर्व,
खड़ी बोली गद्य की पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है? यानी खड़ी बोली गद्य का जब विकास हुआ तो उससे पहले कौन सी भाषा है? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी हिंदी गद्य और उपरोक्त सभी। तो भाई यहां पर डी आंसर होगा, उपरोक्त सभी को हम लॉक करेंगे क्योंकि खड़ी बोली हिंदी से पहले के ये सारी की सारी भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न। हिंदी का सर्वप्रथम छापाखाना प्रेस कहां स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है आपके पास बनारस, दूसरा कलकत्ता, तीसरा इलाहाबाद और चौथा लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता, क्योंकि हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड जो निकला था वो कहां से निकला था? कलकत्ता से। और कलकत्ता से ये कब निकला था ये कलकत्ता से? तो हमारा आंसर आता 30 मई 1826 को। और कलकत्ता में प्रेस लगी थी सबसे पहले, इसीलिए कलकत्ता से उदंत मार्तंड निकला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी की है। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की एक रचना है या एक काव्य रचना है, इसमें बताना है कि निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी हुई है वो क्या है? मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, गेय काव्य है या लंबी कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लंबी कविता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा बहुत फेमस रचना है, ये बहुत फेमस काव्य कृति है निराला जी की। निराला जी छायावादी कवि हैं और इन्होंने जो राम की शक्ति पूजा जो है लंबी कविता के रूप में लिखी है। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? अब देखिए अल्प प्राण पूछा हुआ है। अल्प प्राण का मतलब होता है जहां पर श्वास कम मात्रा में खर्च होती है, और इसका ठीक उल्टा होता है महाप्राण, जहां श्वास मात्रा जो है ज्यादा मात्रा में खर्च होती है। हमें बताना है कि अल्प प्राण कौन सा है। ठीक है जी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा देखो, ठा और डा है ना, ये देखो टा ठा दूसरा है, डा डा है ना। अगर हम बोलेंगे टा ठा डा और ढा है ना, डा ये ढा हो गया, तो ये टा जो है अल्पप्राण है, ये दूसरा महाप्राण है। ठीक है जी, और ये चौथा फिर ये 1 3 और टा ठा डा, तो ये मान के चलो कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो हमें इनमें से कौन सा अल्पप्राण है? तो ये भी अल्पप्राण नहीं है, ये भी अल्पप्राण नहीं है, ये भी अल्पप्राण नहीं है। आंसर हो जाएगा पहला वाला सा हा। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला सा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं सा नहीं, यहां पर जरा थोड़ा सा देखना, जरा ये सा नहीं होगा, इसका याराला होगा इसका आंसर, याराला। ये तो खैर जो ये वाले हैं ये भी अल्पप्राण, क्या बोला? अल्पप्राण है बोला, नहीं बोला है, ये अल्पप्राण है बोल रहा है। तो अल्पप्राण है कौन से नहीं है भाई, अल्पप्राण कौन सा है? तो ये बी वाला सही होगा, इसमें मैं यहां पर नहीं समझा था, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। 14 का बी वाला सही आंसर है भाई। आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, तो बी वाला सही है, याराला अल्पप्राण है, बाकी सारे के सारे ये क्या है? महाप्राण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ठीक हो गया होगा। 15वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, और आगे है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक भी कहते हैं, और फिर आगे नाप या तौल सकने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? यहां पर होता है सत्य और असत्य में गड़बड़ी, तो असत्य बताना है तो ये वाला सही है, क्योंकि संज्ञा शब्द जो है विकारी होते हैं और यहाँ क्या बोला? अविकारी, तो असत्य है ये वाली बात, यहां पर ये चुनाव करना होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा 16वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग के अंतर्गत उत्तराखंड का, पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग के अंतर्गत उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र आता है? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत, मध्य पहाड़ी के अंतर्गत, पूर्वी पहाड़ी और कोई पहाड़ी। तो देखो यहां सही आंसर हो जाएगा मध्य पहाड़ी। पहाड़ी के 3 रूप हमारे सामने होते हैं। पहाड़ी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है पूर्वी पहाड़ी, कौन सी होती है? पूर्वी पहाड़ी। एक होती है मध्य पहाड़ी,
मध्य पहाड़ी, और एक होती है हमारे पास पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पश्चिमी पहाड़ी। तो इधर से जैसे सिरमौरी है, क्यूठाउली है, ठीक है, जौनसारी है, ये सब पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। और इधर पूरी पहाड़ी में जैसे नेपाली है, गोरखियाली है, ये सब इस तरफ आती हैं। और इधर से मध्य पहाड़ी में उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र आता है। और जो हमारी गढ़वाली है, और जो कुमाऊनी है, ये पूरा का पूरा मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि है? यहां पर हमें ये बताना था कि मधुधन आचार्य में कौन सी संधि है, या संधि करके क्या बनेगा। तो एक शब्द है मधु और दूसरा शब्द है हमारे पास आचार्य। यहां पर यण संधि का एक नियम लगता है कि ई है ना, ई का या होता है, ऊ का वाव हो जाए, यानी ई, यहां पर देखो आप, यहां देख लेते हैं, ई ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है या री असमान स्वर आता है तो ई का या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है और री का रा बन जाता है। तो यहां पर ऊ आ रखा है यहाँ पे, तो इसको देखो, ये मद हो जाएगा, इधर से ऊ निकल जाएगा, यहां से हलंत करके यहां से ऊ निकल गया, और इधर से हमारे पास क्या है, आचार्य है। तो ऊ के बाद असमान स्वर आया है, तो ऊ का वा बन जाएगा, हलंत लगेगा, ये मद नीचे उतर जाएगा, इधर से ये हलंत लगेगा यहाँ पे, इसका ऊ का वा बन गया, और इधर से हमारे पास क्या है, ये आचार्य है। अब ये भी हलंत है, ये भी हलंत है, यहां स्वर है ना इधर देने के लिए, यहां से दे देंगे, ये वा बन जाएगा, ठीक है जी। इधर से ये चार्य शब्द निकल जाएगा नीचे, और यहां पर ये इस प्रकार से ये मद बच गया। अब ये मद हलंत है, तो ये मां ये नीचे उतार दिया, ये धा हलंत वाला आधा लिख देंगे, ये वा नीचे उतार दिया, और इधर से ये चार्य आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, मध्वाचार्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, मध्वाचार्य, ये बिल्कुल सही आंसर है। 17 का ए वाला हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला 18वां प्रश्न, गढ़वाली भाषा में प्रचलित शब्द तमाली का अर्थ क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है भाई, कि गढ़वाली भाषा में प्रचलित शब्द जो है, जो तमाली है, इस तमाली का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है दरांती, दूसरा है बड़ी कड़ाई, और तीसरा होता है यहाँ पर छोटी गागर। पहले ठीक था, ये अभी गड़बड़ कर दिया इन्होंने, छोटी गागर। और अगला है दही जमाने का पात्र। तो भाई इसका जो दही जमाने का जो पात्र होता है उसको बोलते हैं परोठा। क्या बोलते हैं? परोठा। और ये दरांती है, इसका आंसर दरांती नहीं है। दरांती तब होता जब हमारे पास थमाली होता आंसर, ठीक है जी। यहां पर तमाली पूछा हुआ है, तमाली का मतलब थमाली या दरांती नहीं होता है। तमाली का मतलब यहां पर जो होता है ये छोटी गागर से होता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी कढ़ाई को क्या बोलते हैं? चासनी। इस प्रकार के शब्द आएंगे, ठीक है जी। तो दरांती या थमाली हो जाएगा, बड़ी कढ़ाई को चासनी बोलेंगे, और दही जमाने का जो पात्र है उसको परोठा बोलेंगे। और तमाली जो शब्द है, तमाली, ये मैं यहां लिख देता हूं, तमाली है ना, तो छोटी गागर को तमाली बोलते हैं। तो तमाली का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर होगा छोटी गागर। 18वां का ये आंसर सही होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ये रहा 19वां प्रश्न आपके पास। विलोम शब्द के रूप में कौन सा ठीक नहीं है? आपको बताना है कि जो 4 विकल्प हैं इनमें से एक जोड़ा ऐसा है जो ठीक नहीं है। और किस संबंध में ठीक नहीं है? विलोम शब्दों में ठीक नहीं है। पहला सार्थक का उपयोगी, दूसरे दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता, गहरा का उथला। अब गहरा का उथला ये तो भाई विलोम सही है, मनुष्यता यानी पशुता ये भी सही है, और दाता देने वाला, याचक लेने वाला, तो ये भी सही है। लेकिन सार्थक का उपयोगी ये सही नहीं है, और हमें यही बताना कि कौन ठीक नहीं है। तो ये सही होगा, क्योंकि सार्थक का जो विलोम होता है वो क्या हो जाएगा? ये निरर्थक हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हिंदी का एक और प्रश्न है, ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि जो ये शब्द हैं इनमें से एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब कौन सा स्त्रीलिंग? अपराध, दूसरा स्थापना, तीसरे स्वदेश, और चौथा है अध्याय। लगाइए कौन सा आंसर होगा जी? बी वाला आंसर सही होगा। स्थापना हुई, अपराध कर दिया तो दिया आ रहा है, स्थापना हुई ई आ रहा है, इकारांत आ रहा है लास्ट में,
तो जहां अक्सर ऐसे इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं, ज्यादातर चांस है कि वहां पर जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है जी। तो आज के ये 20 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं, और अब 20 प्रश्न पूरे हो गए हैं, और यहां से ये 21वां प्रश्न जो है ये उत्तराखंड का शुरू हो गया। अभी तक आपने जो देखा है, जिन्होंने शनिवार को ऑफलाइन मोड में पेपर दिया है उनको आंसर की मिल गई है, और जो नहीं थे क्लास में आज वो अपने आप को आजमा सकते हैं इस पेपर में। हिंदी का आपने देख लिया, और अब 21वां क्वेश्चन हमारे भट्ट जी आपके बीच में आएंगे, और उत्तराखंड बहुत जोरदार तरीके से आपके बीच में साझा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा भट्ट जी, आइए भट्ट सर। चलिए, धन्यवाद रमोला सर का, जिन्होंने अभी आपको हिंदी के क्वेश्चंस को कराए। आगे मैं अब उत्तराखंड के क्वेश्चनों को आपके बीच लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 21वां है कि कुमाऊं परिषद का सम्मेलन तथा स्थान के संदर्भ में हमें जो है, यहाँ पर कुमाऊं परिषद के कुछ सम्मेलन हमें दिए गए हैं कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, दूसरा सम्मेलन, और उनका स्थान हमारे पास दिया गया है। ठीक है। तो इसमें जो कुमाऊं का पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखिए कि पहले का दूसरा विकल्प कहाँ पे, तो हमारे पास दो जगह इसका दूसरा विकल्प हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था हल्द्वानी में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर उचित हो जाएगा 2-3, यहाँ भी 2-3 आपको देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका कोटद्वार में। ठीक है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो पहला अधिवेशन आपका अल्मोड़ा में, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में, तीसरा अधिवेशन आपका कोटद्वार में हुआ था, और चौथा अधिवेशन आपका जो है वो काशीपुर में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, और इसमें आपके पास दो कथन, एक कथन दिया गया है, उस कथन का एक कारण दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि कथन आर और कथन ए और उसका कारण जो आर है, दोनों विकल्प आपके पास दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22वां में कथन ए कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है। ठीक है। और इसका कारण जो है वो बताया गया है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है आपका कथन ए भी आपका बिल्कुल सही है, और कथन आर भी आपका सही है, कारण आर भी आपका सही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों आपके सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसकी जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वें में आपके पास कुछ कुमाऊं के कुछ संगठन दिए गए हैं, और इन संगठनों का वर्ष दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 23वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वाल जागृत संस्था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि कुमाऊं परिषद की जो अधिवेशन है, जो कुमाऊं परिषद की जो अभी हमने अधिवेशन भी देखा था, इसका जो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1916 में। जबकि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। हिमालयन सेवा संघ 1939, और इसी के साथ अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 है। तो वहीं पे आपको ध्यान रखना है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1918 में जो है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वें का आपके पास मध्यकाल के, उत्तराखंड के मध्यकाल के दौरान के कुछ अधिकारियों की लिस्ट दी गई है, और इसमें जो है इन अधिकारियों का हमें बताना है। तो महतम जो था ये यहाँ पर ग्राम शासक हुआ करते थे। ठीक है। और कोटपाल जो है यहाँ पर गढ़ रक्षक हुआ करते थे। वहीं बात की जाए बलाध्यक्ष की,
तो बलाध्यक्ष यहाँ पर उस टाइम पे सेना नायक हुआ करते थे, और वहीं महादंड नायक की बात करें तो ये यहाँ पर जो है प्रांतीय सेनापति होते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24वें का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका पूछा भी गया है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2003 में जो है उत्तराखंड कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड कम्युनिटी ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां आपके पास। किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपको ध्यान ही होगा कि जो बाज बहादुर चंद थे ये शाहजहां के समकालीन थे, और मुगल कालीन जिस प्रकार से मुगलों का अपने दरबार में रहता था दरबारी ढंग, उसी प्रकार से बाज बहादुर ने भी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। तो मुगल शासक शाहजहां ने बाज बहादुर को जो है बहादुर की उपाधि से यहाँ पर जो है सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर जो है कुछ विकल्प, क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास इन दिए गए कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना था। पहला कथन है उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। जी बिल्कुल सही कथन है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। जी बिल्कुल सही, उस टाइम पे ये चांदपुर परगने में ही आपका जो है गैरसैंण हुआ करता था, और यहीं पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि भी है, और वीर चंद्र गढ़वाली जी जो है इसको भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए भी जो है जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने मुलाकात करी थी, लेकिन ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चले गया। ठीक है, तो ये ऊपर के तीनों विकल्प आपके सही है। यहाँ क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है, तो हमेशा तो नहीं रहता है, कभी कभी रहता होगा, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो 4th कथन है ये आपका असत्य हो जाएगा, और इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट जरा, तो इस तरीके से आपका सत्य कथन छांटना था। तो आपका पहला भी सत्य था, दूसरा भी आपका सत्य है, ठीक है, और तीसरा भी आपका सत्य है। तो 1 2 3 आपके 1 2 3 आपका ये सत्य है ना। सत्य कथन को चुनना था, तो 1 2 3 कहाँ पर आपको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको जो है 1 2 3 आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके साथ आप अपने प्रश्नों को भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां जो है ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपके पास कुछ दर्रे दिए गए हैं, और उन दर्रों का स्थल दिया गया है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, आप देखेंगे कि श्रृंगकंड ये आपके उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य ये सीमा बनाता है, और श्रृंगकंड जो है राज्य का सबसे पश्चिमी दर्रा भी है। ठीक है, तो देखेंगे दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर ए का सेकंड पार्ट कहाँ है, तो 2 जगह आपका ये सेकंड आ रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों तो आपके वैसे ही डिडक्ट हो गए, इनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद लासपा दर्रा अगर आप देखेंगे तो लासपा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य पड़ता है। नेलंग दर्रा आपके जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य पड़ता है। तो वहीं सुंदर ढूंगा की अगर बात करेंगे तो चमोली और बागेश्वर के मध्य इसकी सीमा हो जाएगी। और नेलंग आप सभी को जानकारी होगी भी कि नेलंग को जो है उत्तराखंड का लद्दाख भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां जो है ये आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत सरल प्रश्न है, कोई आज हमने प्रश्न ही बहुत सरल सरल रखे हुए हैं, कोई भी कठिन प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है, और एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही आपके जो है टफ आते हैं, उसकी वजह से जो है पेपर पूरा गड़बड़ा जाता है बच्चों का। ठीक है,
तो यहाँ पर लाखामंडल का बताना था, तो कोसी और गरुड़ इसके संगम पर आपका जो है कोसानी, भारत का स्विट्जरलैंड, जो महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया के लेख में कहा था। तो ये कोसानी जो है ये आपके कोसी और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर है। तो वही बात की जाए जटागंगा और दूधगंगा, इन दोनों नदियों के संगम पर जो स्थल है वो आपका जागेश्वर, तो निकट, जागेश्वर के निकट ये क्षेत्र आपका पड़ता है। तो जागेश्वर आपके जटागंगा और दूधगंगा के। तो वही बात की जाए टॉस और पवार, तो टॉस और पवार के जो संगम होता है ये थोड़ा सा चक्राता जो क्षेत्र है, चक्राता क्षेत्र से थोड़ा उत्तर की ओर होता है। तो चक्राता के उत्तर में जो है ये आपके टॉस और पवार का संगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाखामंडल आपका यमुना और रिखवाड़ के संगम पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां आपका हो जाएगा। यहां पर भी आपका नदी तंत्र से दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इससे पहले भी नदी तंत्र से ही था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यमुना ये आपके कमलगाड़ की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, और पुरोला को कमलगाड़ का, या कमलगाड़ का वरदान भी पुरोला को कहा जाता है। लाल चावल की खेती के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपका यमुना की सहायक नदी हो जाएगी कमलगाड़। ठीक है, इसके बाद अगर हम गंगा की देखेंगे तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी सोलानी, जो कि उत्तराखंड में गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कोसी जो है ये रामगंगा की सहायक है, और काली जो हो जाएगी ये आपके रमलगाड़ की सहायक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे ऑप्शन बन रहा है आपका 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां। उत्तराखंड, ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन भी नदी बेसिनों के ही क्षेत्रफल में, लेकिन ये वन वाले चैप्टर में भी आपका इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से नदी बेसिनों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल 1%, सर्वाधिक 1% क्षेत्रफल जो है किस नदी का है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टॉस का, और टॉस का जो है लगभग 76.6%, टॉस लगभग 76.6% जो है ये 1% टॉस गिरी हुई है। इसके बाद अगर हम और आगे देखें तो टॉस के बाद जो है कोसी नदी, ये आपके जो है 69% के आसपास 1% कोसी में देखने को मिलता है। उसके बाद यमुना की बात करें तो यमुना का तीसरे नंबर पे यमुना आती है 56.7%। हो सकता है अगली बार इस तरीके का आयोग प्रश्न ना दे करके आपको वो इनका सीरीज दे दिए नापने के लिए कि भैया बताइए पहले दूसरे तीसरे क्रम पे कौन सा है। तो पहले पे आपका टॉस हो जाएगा जिसका सर्वाधिक 1% है, दूसरा आपका कोसी हो जाएगा, और तीसरा आपका जो है यमुना हो जाएगा, और यमुना के बाद चौथा जो आपका है वो आपका काली होता है। काली का 45.4% जो है ये वनावरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे राज्य में। इसके बाद फिर कहीं जाकर के जो है अलकनंदा और फिर हमारी जो है भागीरथी का स्थान आता है, तो काफी पीछे हुए हैं वन आवरण के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32वां है उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारे उत्तराखंड समाज के लिए और हमारे कृषक भाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बांज का वृक्ष है इसके विषय में असत्य कथन का चयन करना था। बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, जो बिल्कुल है। उत्तराखंड की अगर हम मैप में स्थिति देखेंगे तो ये हमारा जो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई है ना, और यहाँ पर जो है कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपका जो कटिबंध देखने को मिलता है ये आपका होता है उष्ण कटिबंध, और ऊपर वाला जो हिस्सा हमको देखने को मिलता है वो मिलता है शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तराखंड का तो पूरा एरिया ही शीतोष्ण कटिबंध में है, लेकिन वृक्षों को हम इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करते हैं। इसकी कैटेगरी के लिए हमें अलग से देखना पड़ता है। ये हमें जो है केवल और केवल हमें जो है इस प्रकार से देखना है, तो फिर भी ये जो है बांज का एक जो है शीतोष्ण कटिबंध का वृक्ष हो जाएगा, जिसका वनस्पतिक नाम कोरकस ल्यूकोटाइगोफेरा है। जी बिल्कुल सही है। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां, जी बिल्कुल सही, 40 प्रजातियां इसकी विश्व में पाई जाती है, और 13 प्रजातियां जो आपके उत्तराखंड में 13 ना होकर के इसका 5 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इसमें एक कथन तो ठीक था, लेकिन दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। और इस वृक्ष को जो है शिव की जटा भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये शिव की जटा के नाम से भी इसे प्रसिद्ध है।
ठीक है, तो इस नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप प्रश्न में छोटा सा एक चेंजेस है, बस उस वजह से आपका ही प्रश्न का आंसर ही बदल जा रहा है ना। तो ऐसे ही आपको जो है ध्यान रखना है, बड़ी बारीकी से आपको जो है पेपर में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 33वां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के लच्छीवाला में स्थापित तितली संग्रहालय जो कि अक्टूबर 2015 में स्थापित हुआ था, ये है आपके देहरादून जिले में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां। कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में नहीं है? केदारकांठा उत्तरकाशी में है, मानेक आपके उत्तरकाशी में, हरकादून आपके उत्तरकाशी में। आपका जो है चित्रकांठा, ये आपके ये बुग्याल जो है ये आपका उत्तरकाशी में ना होकर के ये आपके जो है चमोली जिले में स्थित है। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चमोली। तो क्वेश्चन नंबर 34वें का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापन की इकाइयां थी, है ना। अगर देखिए तो यहाँ पर कुमाऊं में द्रोण था, एक आपका पहले द्रोण वापम इस प्रकार से भी प्रयोग में होता था। अगर ये होता तो आपका तो ये तो भूमि मापन के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये आपको दिया है, इसने केवल द्रोण दिया है। तो इसके लिए इसका आंसर आपका जो है जमीन और अनाज दोनों के लिए हो जाएगा। तो द्रोण का जो प्रयोग किया जाता था वो जमीन और अनाज दोनों मापन के लिए यहाँ पर किया जाता था। बाद में आपको पता ही है अजय पाल जी है, फिर उन्होंने जो है पाथा प्रणाली यहाँ पर प्रयोग में ला दी। क्वेश्चन नंबर 36वें का ऑप्शन नंबर दिया गया है, धनपुर डोबरी जो कि तांबा उत्पादन के धनपुर डोबरी जो कि तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है ना। तो उत्तराखंड के किस जिले में? धनपुर डोबरी जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आपके पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तांबे का अच्छा खासा उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला हम 37 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपके पास कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि राज्य में शिवालिक से दक्षिण तथा दून में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है जी, जी बिल्कुल सही बात भी है। और कथन आपका कारण आपका दिया गया है इसमें, यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है। भाई अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है, इसीलिए तो शिवालिक के दक्षिण में जो दून वाला क्षेत्र है यहाँ पर नलकूपों का प्रयोग बढ़ रहा है। तो आपका यहाँ पर जो है कथन ए सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए आपका जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37वें का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां है, डॉक्टर फॉकनर ने 1835 में लक्ष्मेश्वर में चाय का उत्पादन प्रारंभ किया था, और ये जो चाय का आयात किया जाता था ये चाइना से किया जाता था, और बीच में आयोग जो है चाय के पीछे बहुत पड़ गया था, है ना। तो चाय के लिए भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। तो डॉक्टर फॉकनर ने जो चाय का बागान यहाँ पर स्थापित किया था, उसके लिए जो चाय के बीज मंगाए थे वो चाइना से मंगाए थे। क्वेश्चन नंबर 39वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39वें में थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके पास ये जिला हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका है शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक है। तो आपके पास यहाँ एक तरफ आपके पास जिले दिए गए हैं और वहां कितने प्रतिशत पर भाग पर जो है सिंचाई की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हरिद्वार में अगर हम देखेंगे तो 96% यहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधा आपको देखने को मिलती है। देख लेंगे ऑप्शन नंबर 2 जगह है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उधम सिंह नगर में जो है 99.49 यानी कि सर्वाधिक जो सिंचाई उत्तराखंड में है वो आपके उधम सिंह नगर में। तो 2-1 आपके पास सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां। ये आपके पास मांगल छोड़े रैणारात बिरासू ये सब दिए गए हैं, और ये सभी आपके जो लोकगीत हैं ये जौनसारी से संबंधित है ना। अगर आप भोटिया जनजाति की अगर बात करें
तो भोटिया जनजाति के बाजू, तुबेरा है ना, और तिमली। तिमली जो है इनका, ये सामाजिक जीवन पर ये गीत होता है। वहीं बाजू जो है ये इनकी शक्ति को प्रदर्शित करने वाला एक गीत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41वां आपकी स्क्रीन पे है। इसमें आपके पास सूची दी गई है। कुछ आपके पास हमारे राज्य में पाई जाने वाली औषधियां। हमारा राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है ना, एक महान राज्य जहां पर कई प्रकार की जो है जड़ी बूटियां, औषधियां पाई जाती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41वें का अगर हम देखें, किलमोड़ा, तो किलमोड़ा जो है ये पीलिया रोग के लिए लाभकारी होता है। वहीं घोड़चक की बात करें तो ये अतिसार के लिए लाभकारी होता है। मरोड़फली की बात करें तो सर्प विष के लिए लाभकारी होता है। चिरायता जो होता है वो ज्वर उतारने में काम आता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट लिखिए कि किलमोड़ा का वैज्ञानिक नाम मुझे बताइए, घोड़चक का वैज्ञानिक नाम बताइए, मरोड़फली का बताइए और चिरैता का बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां आपकी स्क्रीन पे। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक नगरीकृत जिले तो देखेंगे, ये आपका उत्तरकाशी आ गया, इधर ये भी नहीं हो जाएगा, बागेश्वर आ गया, इधर हो गया। ठीक है, यहाँ उत्तरकाशी आ गया, ये भी हट जाएगा। क्रमशः नहीं बताना है, सिर्फ सर्वाधिक नगरीकृत बताना था। तो आपके 4 जिले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और धर्म सिंह नगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला एरिया भी है, सर्वाधिक नगरीकृत एरिया भी है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 42वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43वें का बताया गया है कि सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र ये आपके सैलाकुई में है, जो बिल्कुल सही है। अरोमा पार्क काशीपुर में, ये बिल्कुल सही है। वहीं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ये भी आपका भवाली में हो जाएगा। चाय फैक्ट्री आपके उधम सिंह नगर में ना हो करके ये आपके चाय फैक्ट्री कहाँ पे है? चाय फैक्ट्री आपके, एक तो 2 चाय फैक्ट्री आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, चाय फैक्ट्री अगर पूछेगा तो 2 चाय फैक्ट्री आपको ध्यान रखनी है। एक तो चाय फैक्ट्री नॉर्मली अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि घोड़ाखाल नैनीताल में, अगर बोलेगा चाय फैक्ट्री तो घोड़ाखाल नैनीताल में। ठीक है, ये काफी पहले से ही ये चाय फैक्ट्री संचालित है। लेकिन अगर वो कहेगा आधुनिक स्तर की नई चाय फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई है, तो वो आंसर आपका जो है कोसानी हो जाएगा। अब जो ये कोसानी में जो आधुनिक चाय फैक्ट्री खोली गई है कोसानी में, ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड और निजी क्षेत्र के सहयोग से खोली गई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। चलो इतना भी मैं बता देता हूँ, 2004 है। डेट बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 44वां। क्वेश्चन नंबर 44 में बताया गया है, 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्रायः मनी ऑर्डरी प्रकार की है। जी बिल्कुल, मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की है ना। और दूसरा जो कारण है इसका, राज्य के युवा उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए पराया राज्य से बाहर जाते हैं। तो उत्तराखंड के जो युवा हैं वो राज्य से बाहर जाते हैं, इस वजह से ही तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, मनी ऑर्डरी प्रकार की है। यानी कि दोनों कथन सही है, दोनों कथन ए कारण आर सही है, और जो कारण है वो आपका जो है उसकी सही व्याख्या करता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45वां। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में, अब देखिए आपको पता ही होगा भैया, गढ़वाली सैनिकों का जो पेशावर कांड में पैरवी की थी, है ना, ये मुकुंदी लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मुकुंदी राम ऑप्शन में था। ठीक है, तो आपको गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड के नायक आप सभी को मालूम है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सबको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने जो है जब पेशावर कांड में इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर लिया था, तो इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया, जिसकी पैरवी जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 46वां हो जाएगा। इसमें आपको कुछ परियोजनाएं भी आपके पास दी गई है।
कोटली भेल परियोजना गंगा नदी, जी बिल्कुल सही है। उसके बाद किसाऊ बांध, ये आपका टॉस नदी पे बिल्कुल सही है। लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी, बिल्कुल सही है। इसलिए आपका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचेश्वर बांध अलकनंदा नदी पर ना होकर के इसको आप महाकाली या काली भी कह सकते हैं, और इसको आगे इसी काली को आगे सरयू के नाम से भी जाना जाता है ना। उत्तराखंड में जो चंपावत जिला है आपका, अगर उत्तराखंड में आप देखेंगे तो ये चंपावत जिला है। इस चंपावत जिले में लास्ट में यहाँ पर एक चंपावत में एक मंदिर है, पंचेश्वर मंदिर। तो इसी पंचेश्वर मंदिर के निकट ये बांध निर्माणाधीन है। 1996 में भारत सरकार और नेपाल के मध्य जो है इसको लेकर के समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47वां अगला जो आपका हो जाएगा, तो आपके पास नीचे आपके पास कुछ पुस्तकें दी गई हैं, और इसी के साथ आपको जो है उन पुस्तकों के राइटर आपके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया हिमालय का इतिहास। ये डॉक्टर अजय रावत की पुस्तक नहीं है, बाकी तो सभी सही है। होली हिमालय ई सरमन ओकले, हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, और मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश सैली। हिमालय का इतिहास जो है ये आपका मदन चंद्र भट्ट जी की पुस्तक है। ये पुस्तक पेपर में पहले भी पूछी गई है, मदन चंद्र भट्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां। ये दिए गए आपको उदयमान छात्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह योजना 27 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी, जी बिल्कुल सही है। और इस योजना के माध्यम से पीसीएस प्री में उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आर्थिक सहायता 5,000 न दी जा करके इसको 50,000, तो जिन्होंने पीसीएस प्री राज्य में क्वालिफाई कर लिया है तो उनके लिए जो है 50,000 रुपए जो है इस योजना के तहत दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 48वां ये रहा आपका। 49वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। युवा नीति 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये 18 से 27 वर्ष के युवाओं को युवा माना गया है। इसमें 18 से 27 ना होकर के 18 से 35 वर्ष के युवाओं को क्या माना गया है, युवा माना गया। तो इसलिए आपका आंसर ए ही गलत हो जाएगा। अगर हम इस नीति की बात करें तो अभी नई युवा नीति हमारे पास देखने को मिल रही है। तो हमारे पास दो युवा नीति हो गई। एक तो युवा नीति 2011 की हो गई, इसमें 10 वर्षों में आगे 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें युवा नीति 2023 की, क्योंकि अभी वर्तमान में तो ये युवा नीति चल रही है, ठीक है, इस युवा नीति का जो मैनिफेस्टो तैयार किया था इसके लिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मदद से इस युवा नीति का मसौदा तैयार किया गया। और वहीं जो ये युवा नीति है ये मेघालय राज्य की तर्ज पर होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तर्ज पर अगर बात करेगा तो तर्ज पे ये मेघालय राज्य की तर्ज पे होगी। ठीक है, मेघालय राज्य की तर्ज पे युवाओं के लिए नीति बनाई जाएगी। और साथ ही साथ इसी युवा नीति में जो है युवा नीति या युवा विकास कोष बनाया जाएगा। तो जैसे मेघालय में चल रहा है, अगर तर्ज पूछेगा किस राज्य की तर्ज पे बनी है तो मेघालय से, और मदद किसने करी है तो यूएनडीपी ने। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 49वां है इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 18 से 35 वर्ष के, वो आप भी सोच सकते हो 27 वर्ष का तो वैसे भी युवा है ही, 35 वर्ष के लोगों को इसमें जो है युवा 35 तक माना गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50वां का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50वां। ठीक है, और ये आपके पास जो है हमको देखने को मिलेंगे कुछ कविताएं हैं, और उन कविताओं के कुछ राइटर हमको देखने को मिल रहे हैं। उठो गढ़वालियों, है ना, सिंहनाद, हिलासी और फुलकंडी। ठीक है, तो सभी को मालूम है सिंहनाद सिंह काल की एक प्रसिद्ध राइटर भजन सिंह की सिंहनाद है, और इसी के नाम पे इस काल का नाम सिंहनाद पड़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी में बी का 2 किस्में है तो 2 किस्में है केवल इसी में है, तो आंसर ही आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो उठो गढ़वालियों सत्य शरण रतुड़ी जी की, सॉरी सत्यनारायण शरण भी है, शरण मत कर दीजिएगा। ठीक है, सत्यनारायण रतुड़ी जी की, सिंहनाद भजन सिंह की, हिलासी जयलाल मास्टर, और हिलासी जो है आपके, हिलासी हो जाएगी आपकी भगवती प्रसाद पांथरी की। ठीक है, इसको पांथरी काल भी कहा गया, गढ़वाल में 5 कालों में बांटा गया। और फुलकंडी जो है जयलाल मास्टर जी की हो जाएगी।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50वां भी आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अगला 51वां है, 51वां क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ सूचियां आपके पास दी गई है और ऐसे प्रश्न जो है आते रहते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। जब बच्चा तैयारी पे शुरू ही करता है तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों से वो रूबरू होता है। ठीक है, तो राज्य के प्रथम महाधिवक्ता अगर हम इसको देखें मिलाएं अगर, तो राज्य के प्रथम महाधिवक्ता ये है एलपी नैथानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। लेकिन जब एलपी नैथानी जी को बनाया गया था, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन भी रहता है, जब एलपी नैथानी जी को महाधिवक्ता बनाया गया था, अंतरिम सरकार में उनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है अंतरिम सरकार में बने थे जब नित्यानंद स्वामी जी की सरकार बनी, नित्यानंद स्वामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तो प्रथम महाधिवक्ता बनाया गया था एलपी नैथानी को। ठीक है, देखिए बी का सेकंड पार्ट का है, तो बी का सेकंड का सेकंड हमें यही मिल रहा है, तो इसका आंसर जो है 51वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रथम महाधिवक्ता एलपी नैथानी। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे विजेंद्र जैन जी। ठीक है, और प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी, और सभी को मालूम है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आर के धर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस मात्र 9 क्वेश्चन ही रह गए हैं, है ना, इसकी मत कीजिएगा, आगे पूरा देखिए, क्या पता आगे वाले जो आने वाले जो प्रश्न 9 क्वेश्चन है उन्हीं में से आपके पास पेपर में आया हो, है ना। 9 क्वेश्चनों में अगर 2 क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया हो तो आपके तो दिन बन गया, फिर आज का दिन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52वां देखते हैं। देखिए बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख ये किससे संबंधित है, तो ये गुहा से संबंधित है। खैर बाड़ाहाट जो शक्ति लेख है इसमें अन्य लोगों का भी हमें वर्णन मिलता है, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 52वां अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53वां भी यही आ रहा है। ठीक है, कुछ ये आपके पास उत्तराखंड के कुछ आभूषण आपके पास दिए गए हैं और इन आभूषणों में बताना है कि भैया, है ना, ये भैया आपका जो है ये गड़बड़ हो रखा है, ये पहुंची है। इसको जरा थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ये हो जाएगा पहुंची, है ना, तो पहुंची हो जाएगा। थोड़ा आपको गढ़वाली गाना है, कुमाऊनी गाना है, वो सजेस्ट करूंगा, वो गाना सुन लीजिए, आपके सारे ये फैक्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें ना। थोड़ा सा अपने कल्चर को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54वां आपके पास स्क्रीन पर ये रहा और इसमें जो है बताया है सुमेलित नहीं है, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, सुमेलित है पूछ रहा है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, हिरोदा पैरों की अंगुलियों में नहीं पहना जाता है। ठीक है, मुंडे कानों में पहना जाता है, जी बिल्कुल सही है। चरेऊ चरणों में पहना जाने वाला चरेऊ कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है साहब। ठीक है, और उसके बाद पहुंची जो है हाथ की कलाई पे, जो हाथों की कलाई पे पहने जाता है पहुंची। तो इसका आंसर जो है आपके पास पहला गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बस 6 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56वां, क्वेश्चन नंबर 56वां, भारत की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। जी रुद्रप्रयाग का तो नहीं है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपके पास अल्मोड़ा का है, और कितना है ये मुझे आप कमेंट स्क्रीन पर लिखिए। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी नहीं, सर्वाधिक आपकी जो है हरिद्वार में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहा है हरिद्वार में। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है 41, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके उत्तरकाशी में, उसके बाद चमोली है और उसके बाद पिथौरागढ़ है। तो ये आपका सही है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सा कथन सही है, सिर्फ कथन एक सही है, तो आपका आंसर 55वें का हो जाएगा कथन डी। चलिए कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55वां ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 56वां चलिए आपकी स्क्रीन पर रहा, चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के सॉरी, चित्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के जारी किए हैं वो है आपके कुड़िंदों के, और कुड़िंदों में 3 सिक्के थे, आपको मालूम ही है। एक थे अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, और दूसरे आपके जो है एक तो यही हो गया चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के, और तीसरा था आपका अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। सर्वाधिक मात्रा में अल्मोड़ा में ही प्राप्त हुए थे, इसीलिए ये अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 56वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर जो 57वां है, 57वां आपके स्क्रीन पर ये रहा। पांडवों के जीवन पर आधारित जौनसारी जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हारून नृत्य। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1839 में सॉरी, कुमाऊं कमिश्नरों को 2 जिलों में विभक्त किया गया था। जी सही है। और GW ट्रेल के द्वारा प्रथम बंदोबस्त 1815 और 1816 में अधिकारी था। ठीक है, ये भी सही है ना। 8वां बंदोबस्त पो बंदोबस्त, 8वां बंदोबस्त पो बंदोबस्त नहीं है। जो पो बंदोबस्त है वो कमेंट में बताइए आप मुझे, कौन से क्रम का बंदोबस्त है पो। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 8वां, नहीं तो आप कहेंगे कि सारे क्वेश्चन कमेंट में ही करवा रहा है ना। चलिए, तो ये है आपका पो बंदोबस्त है। 10वां बंदोबस्त, 10वां लैंड सेटलमेंट हुआ था आपके उत्तराखंड में, वो था पो बंदोबस्त के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, और ये जो 8वां बंदोबस्त था, ये भैया इस टाइम पे ब्रिटेन के द्वारा, लूसिंगटन के टाइम पे, ब्रिटेन के समय लूसिंगटन के टाइम पे कमिश्नर हमारे उस टाइम पे थे लूसिंगटन। ठीक है, तो 8वां बंदोबस्त ये वाला आपका जो है गलत हो जाएगा। 11वां बंदोबस्त जो है इवर्सन के नाम से, इवर्सन के समय काल में जो शुरू हुआ था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसमें बताना क्या था, कथन सही है, तो आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे, 1, 2 और 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59वां, और ये आपका दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं गुहनाथन नरेंद्र जी, और इन्होंने जो है ऋतु बहारी जी का स्थान लिया है। ऋतु बहारी जो कि हमारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। ठीक है, तो गुहनाथन नरेंद्र अब जो है वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, जिन्होंने ऋतु बहारी का स्थान बीच में। चलिए अगला देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मत्स्य उत्पादन के लिए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, उत्तराखंड राज्य को ही ये पुरस्कार मिला है। देखिए, अगर ये प्रश्न आपको ना भी आए तो उत्तराखंड के सेक्शन में पूछा गया है, तो आंसर इसका आप गैस भी कर सकते हो कि उत्तराखंड ही होगा। ठीक है, तो आज के ये 60 क्वेश्चन आपके हो गए, और नेक्स्ट आपके GS के क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट सर कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज का जो पेपर था उसका जो जीएस का हिस्सा है उसे अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, और इस पेपर से आपको ये अनुमान लगेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि सूची 1 और सूची को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो दिया गया कथन आपके पास उनको मैच करना है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया सदस्यों द्वारा शपथ। अभी किसके सदस्यों द्वारा शपथ की बात करेंगे, तो सामान्य तौर पर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनना चाहिए था, ये विधानसभा का लिखा जाना चाहिए था। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है, ऐसा उल्लेख कहाँ लिया गया है आपके पास, यहाँ कहाँ किया गया है, तो ऐसा उल्लेख आपके पास मिलेगा किसमें, आर्टिकल आपके पास 39 में आपके पास ये उल्लेख मिलेगा। ठीक, दूसरा लिखा गया राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार है। तो विशेषाधिकार का जो उल्लेख आपके पास है वो आर्टिकल आपके पास किसमें, 194 में देखने को मिलेगा। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल आपके पास 108 में किया गया है। और तीसरा लिखा गया आपके पास है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इसका उल्लेख आपके पास किसमें है जी, आपके पास 123 में। अगर इसको आप मैच करेंगे तो आपके पास ये देखने को मिलेगा कि आपके पास, ठीक, तो इस आधार पे आप अगर आंसर कलेक्ट करेंगे आपके पास, तो एक का हो जाएगा जी आपके पास क्या, चौथा, और दूसरे का आपके पास जो हो जाएगा आपके पास क्या, वो तीसरा। पहले का आंसर आपके पास चौथा हो गया ऑप्शन, इसी के आधार पर ये ठीक हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक, तो आंसर कैसे मैच करेंगे आप, तो पहले का आंसर क्या है जी आपके पास, चौथा। पहले का आंसर आपके पास ए का आंसर होना चाहिए चौथा। ठीक, और बी का आंसर विशेषाधिकार का उल्लेख है, तो विशेषाधिकार का जो उल्लेख आपके पास है, अच्छा ये दरअसल थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहिए था इसको, तो
देखिए ये आपके पास सदैव शपथ ग्रहण जो उल्लेख है ये वाला है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है। और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार है, ये आपके पास आर्टिकल 194 में आपके पास है। संसद की संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख 108 में मिलता है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये आपके पास अनुच्छेद 123 में। तो आंसर क्या हो जाएगा जी इसका आपके पास इस आधार पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लिखा हुआ है कार्टेजाना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी के लिए था, स्टॉकहोम सम्मेलन अण्वक जैविक प्रदूषक के लिए था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए था, और टोक्यो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए था। तो आप ठीक तरीके से जानते हैं जो टोक्यो प्रोटोकॉल आपके पास है ये आपके पास जल संरक्षण के लिए नहीं था, बल्कि ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपके पास जापान में आयोजित हुआ था। कब? 1997 में आपके पास। तो ध्यान रखना है ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो ठीक तरीके से ध्यान रखना है। टोक्यो प्रोटोकॉल ये आपके पास जो था ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपके पास किया गया था। कब? 1997 में। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। जनगणना 2000 क्वेश्चन है कि आपके पास जनगणना 2011 के अनुसार नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित नगरीय समूह में से अवरोही क्रम में सही विन्यास कौन सा है। अवरोही क्रम पूछा गया है आपके पास है, इसका मतलब है कि ज्यादा से कम की ओर। ठीक तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये शब्द हिंदी में समझ में ना आए तो अंग्रेजी में लिखा गया आपके पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा से सबसे कम। आप ठीक तरीके से जानते हैं कि सबसे ज्यादा जिस महानगर की जनसंख्या है वह मुंबई है, फिर दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास? दूसरा वाला आंसर ठीक हो जाएगा, आपके पास सही आंसर होगा। ठीक, अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 देखें तो लिखा गया भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम क्या है। मतलब आज भी जो भारत सरकार है या जो हमारा राज्य है या हमारा जो देश है उसमें आज भी ऊर्जा किस माध्यम से सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन है तापीय जलीय आणविक वायु, दूसरी है तापीय आणविक जलीय वायु, तीसरी है जलीय आणविक तापीय वायु, चौथी है आणविक जलीय वायु या तापीय। आपको ध्यान रखना है ठीक तरीके से आज भी भारत जो ऊर्जा उत्पादन करता है उसका 50% आज भी कोयले से प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा आज भी हमें तापीय से मिलती है, फिर जलीय से मिलती है, फिर आणविक है और फिर वायु वाला है। तो आंसर आपके पास से क्या हो जाएगा जी? तो आंसर आपके पास हो जाएगा पहला वाला। आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास से? पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा आंसर हो जाएगा जी आपके पास से? पहला वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास 65वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। लिखा हुआ है आपके पास बुढ़ाढ़ा घाघ, आपके पास ये जलप्रपात के नाम है वास्तविक रूप से। दूसरा लिखा है दूध सागर बाग, तीसरा लिखा हुआ है गोकाक और चौथा लिखा है धुआंधार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये बुढ़ाढ़ा घाघ लिखा गया है ये आपके पास बूढ़ा घाघ के नाम से है, इसे औघ के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके पास बूढ़ी नदी पर बना हुआ है। कहां? झारखंड में आपके पास है। तो इसका पहला आंसर होना चाहिए। ठीक आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो कौन सा है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर पहला हो जाएगा आपके पास। ठीक, ये ध्यान रखना किस नदी पर है? आपके पास बूढ़ी नदी झारखंड में। बाकी सारे ठीक है आपके पास। जो दूध सागर है वो मांडवी नदी गोवा में है, जो गोकाक है वो घटप्रभा पे आपके पास है, जो धुआंधार है नर्मदा में जबलपुर पे आपके पास बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66वां क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो अगर आप भारत के मैप को देखेंगे ठीक तरीके से, पश्चिमोत्तर भारत वाला हिस्सा देखेंगे तो इधर आपके पास क्या दिखेगा? आपको मैप भी थोड़ा सा रीड करना चाहिए हमेशा। तो इधर आपके पास ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, इधर से ये चिकन नेक बनेगा आपके पास, इधर से वाले हिस्से की ये बात कर रहा है आपके पास है। तो इधर आपके पास आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल तो सीमा बनाता है, आप ठीक जानते हैं।
नागालैंड आपके पास इस हिस्से में रह गया है, यहां आपके पास नागालैंड है आपके पास है। तो नागालैंड का पश्चिम बंगाल से सीमा साझा, आपके पास बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं होती है। तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं कि जहां जहां नागालैंड है वो आंसर नहीं हो सकता आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये आपके पास किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। और भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो भी बांग्लादेश के साथ है, जो औसतन आपके पास 40-96.6 किलोमीटर के आसपास है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा बनाता है आपके पास, वो कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा है वो आपके पास लगभग 1/3 हिस्सा उसका किससे घिरा हुआ है? इधर आपके पास पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके पास, इसलिए ठीक तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? इसका रीजनेबल तरीका आप ठीक, सब लोग ठीक तरीके से जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है आपके पास वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है, जिस कारण से हमें ऐसी स्थिति हमेशा दिखाई देगी। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा आपके पास है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इसका क्या हो जाएगा जी? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिंदू त्योहार एवं उसके मनाए जाने के माह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? पहले लिखा हुआ है नाग पंचमी, श्रावण मास में बिल्कुल मनाई जाती है आपके पास है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास में मनाई जाती है, ये भी ठीक लिखा हुआ आपके पास है। दशहरा आपके पास अश्विन माह में मनाया जाता है, ये भी ठीक लिखा हुआ है आपके पास। आप ठीक तरीके से जानते हैं कि रक्षाबंधन भी श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन हमेशा मनाया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर आपके पास हो जाएगा वह कौन सा आंसर हो जाएगा जी? आपके पास आंसर नंबर आपके पास क्या हो जाएगा जी? सी। ये इसका सही सुमेलित आंसर नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए? श्रावण मास के दिन जो पूर्णिमा होगी उस दिन आपके पास ये मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय आयुर्विज्ञान बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक। तो आपको ठीक तरीके से ध्यान होगा कि एक अधिनियम था 1934 का, उसके द्वारा आपके पास क्या बनाया गया था जी? आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया। तो कब बना था आपके पास? ये बना था आपके पास 1935 में बना था। कब बना था जी आपके पास? 1935 में ये स्टेबल किया गया था। कौन? ये बैंक आपके पास है। ठीक, दूसरा लिखा है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्टेबल कब हुआ आपके पास है? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक जो आपके पास है, अब देखिए आंसर अगर नहीं आपको बहुत ज्यादा याद भी हो रहे हैं, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है, आयात निर्यात बैंक 82 में था या राष्ट्रीय आवास बैंक 88 में था, तो अगर आपको दो भी ऑप्शन ठीक तरीके से ध्यान हो जाए तो आंसर ठीक हो सकता है आपके आराम से। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक आपके पास कब था? 1935 में था। और आप जानते हैं कि स्टेट बैंक की स्थापना आपके पास कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अब आपको आंसर चूज करने में आसानी रहेगी। अब ऑप्शन देख सकते हो आप ठीक तरीके से, पहले का डी, तो पहले का आपके पास डी इसमें ही दिख रहा है आपके पास है और कहीं है नहीं, तो आंसर आसानी से मिल गया आपके पास है। और सी का आंसर क्या है जी? यहाँ दूसरा, तो सी का आंसर यहाँ क्या है? दूसरा, तो ठीक हो गया आपके पास। इसका मतलब है बी का हो जाएगा क्या? पहला। यानी कि भारत का आयात निर्यात बैंक कब बना? 1982 में बना। और सीधी सी बात है आपके पास राष्ट्रीय आवास बैंक कब बना? आपके पास 1988 में बना। तो जब आप पेपर देने जाते हो तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, ये महत्वपूर्ण है कि आप प्लानिंग के साथ क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अमूमन जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें मैक्सिमम तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिस पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके आंसर ठीक हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपके पास सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफा कहां स्थित है? और ये बहुत आपके पास फेमस क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है और बहुत ज्यादा आपके पास पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गुफाएं आपके पास है ये हमारे जो मौर्य सम्राट हुआ करते अशोक, उनके द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें 4 गुफाएं आपके पास, उनमें से एक गुफा है सुदामा गुफा, एक है कर्णचोपर गुफा, एक है लोमस ऋषि की गुफा और एक है विश्वकर्मा की गुफा। ये 4 गुफाएं आपके पास बिहार में है, गया में है, उससे 40 किलोमीटर की दूर पर पहाड़ियां हैं जिसका नाम है बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियां, क्या नाम है जी? बराबर की पहाड़ी। तो बराबर की पहाड़ियों पर किसने? सम्राट अशोक ने
इन गुफाओं का क्या किया था, निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर क्या है जी, गया बिहार में ये बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई थी, अशोक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन किस ब्रिटिश नीति के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। पहला ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम। शुरुआत में आप जानते हैं कि रॉलेट अधिनियम जो आपके पास आया था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था जी, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था, और ये 1919 में लागू हो गया था। 12 मार्च, आप अगर डेट ध्यान रखेंगे इसकी। ठीक, दूसरा आपके पास है बंगाल विभाजन, जिससे सांप्रदायिक आधार पर क्षेत्र को विभाजित किया जाना था। बिल्कुल ठीक बात है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो बात थी ये 1905 की ही बात आपके पास है। भारत में नमक उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश नियंत्रण, और चौथा आपके पास 1909 के परिषद अधिनियम की स्थापना, जिससे भारतीय प्रतिनिधित्व कम हो गया था। तो इसमें केवल एक ही आंसर ठीक है, वो है बंगाल विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। और लॉर्ड कर्जन की नीति थी फूट डालो राज करो। तो आपके पास जो ये स्वदेशी आंदोलन है उसका जो कारण था वो तत्कालिक कारण था बंगाल विभाजन। तो आंसर हो जाएगा केवल आंसर आपके पास बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है। ग्लास सी ब्रिज का मतलब है कांच का बना हुआ पुल। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 2024 में 31 दिसंबर डेट में आपके पास है इसका अनावरण किया गया है, तमिलनाडु में आपके पास है। इसकी लंबाई लगभग आपके पास 77 मीटर है, चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास है, और समुद्र तल से लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया। तो आंसर होगा आपके पास से क्या है जी, आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा जी, आंसर ए। और ये कहां है आपके पास, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ये जो शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां किया गया आपके पास है। तो इसका आयोजन हाल ही में आपके पास न्यूयॉर्क में किया गया है। कहां किया गया जी, ये न्यूयॉर्क में किया गया है। और न्यूयॉर्क में ही, न्यूयॉर्क कहां है आपके पास, तो न्यूयॉर्क आपके पास से कहां है जी, अमेरिका में, वहां इसका आयोजन किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य ऑब्लिक यूटी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है दोनों ए और बी। तो अब सीधी बात, एक कॉमन बात दिमाग में रखो कि अगर शीतकालीन आवास है तो इसका मतलब है कि ऐसा एरिया होना चाहिए जहां कम से कम बर्फबारी हो, और जिस क्षेत्र में बर्फबारी नहीं हो सकती है वहां कभी भी शीतकालीन खेल नहीं होंगे। तो यहाँ आंसर चूज करना आसान काम हो सकता है आपके पास। अगर थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आप आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास, ए और बी दोनों, ये दोनों जगह आयोजित होगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह ठीक तरीके से बर्फबारी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन है। पहला है पंडित रमाबाई, दूसरा है आपके पास दुर्गाबाई देशमुख, तीसरा आपके पास गायत्री देवी, चौथा आपके पास सरोजिनी नायडू। तो इसका जो आंसर है आपके पास है, ये आपके पास बनाया था किसने, दुर्गाबाई देशमुख ने 1937 में बना था। और इन्हें आपके पास क्या कहा जाता है, आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी, आयरन लेडी के नाम से जाना था। तो दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा किसका निर्माण किया गया था, आंध्र महिला सभा का, और कब हुआ था आपके पास से 1937 में इसको स्टेबल किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि यूं कि भारत में 20वीं सदी में समाज सुधार का जो कार्य प्रारंभ किया था वो राजा राममोहन राय ने किया था, और राजा राममोहन राय ने ही इस सभा की स्थापना आपके पास कोलकाता में की। और कब कीजिए आपके पास से, तो ये 1815 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1815 में किसके द्वारा की गई है, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है। ठीक, अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले लिखा हुआ है हंटर आयोग, दूसरा लिखा है वुड डिस्पैच, तीसरा लिखा है सेटलर आयोग, चौथा लिखा हुआ है सार्जेंट आयोग आपके पास। अब इनके थोड़ा सा आपको डेटलाइन याद रखनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो हंटर आयोग था ये बना आपके पास वर्ष 1882 में,
वुड डिस्पैच आया आपके पास 1854 में। सैडलर आयोग जो आपके पास आया तो ये आया जी आपके पास 1917 में, और जो सार्जेंट आयोग था ये आया आपके पास 1944 में। अब इस आधार पर अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आया जी आपके पास वुड डिस्पैच, फिर कौन आया हंटर आयोग, फिर कौन आया सैडलर आयोग, फिर कौन आया सार्जेंट आयोग। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास है कि अब निम्न मिलान कीजिए आपके पास सूरत की संधि, सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यह संधि मराठा आपके पास साम्राज्य के साथ हुई थी, और स्टार्टिंग में जो मराठा साम्राज्य था उनके जो सबसे पावरफुल कह सकते हैं आपके पास जो शासक थे वो छत्रपति शिवाजी थे। जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 में, उसके बाद लगभग मराठा साम्राज्य कमजोर होता गया। एट लास्ट आपके पास 1750 में एक संधि हुई जिसका नाम है संगोला की संधि, और संगोला की संधि के बाद आपके पास से क्या हुआ कि सारी पावर ट्रांसफर हो गई किसके पास, पेशवाओं के पास। तो अब पेशवा सारी हुकूमत करेंगे, सारी संधियां करेंगे। तो इनमें अगर आंसर चूज करना हो आपको तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि आपके पास कब हुई है, तो पुरंदर की संधि आपके पास शिवाजी के काल में हुई थी, और मिर्जा जयसिंह हुआ करते थे राजा, उनके साथ की गई थी। कब, 1665 में आपके पास। अब अगर आंसर आपको चूज करना है, नहीं फिर से आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, तो ऑप्शन दे सकते हैं तीसरे का, जहां आपके पास क्या हो, ए हो। तो यहाँ तीसरे का ए है, यहाँ तीसरे का बी है, यहाँ तीसरे का क्या है जी, ए। अब दूसरे हम बात करते हैं कि सूरत की संधि कब हुई, तो सूरत की संधि आपके पास हुई थी जी कब, 1700 आपके पास 75 में, और जो सालबाई की संधि हुई थी आपके पास 1782 में आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास इसका, तो आंसर आपके पास आप चूज कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि कहां कहां आपके पास हुआ है। तो आंसर हो जाएगा जी इसका क्या हो जाएगा जी आपके पास, सूरत की संधि आपके पास कब हुई है, आपके पास 1665 में, यानी कि फर्स्ट का क्या होगा ए, और आपके पास सेकंड का क्या हो जाएगा बी, और थर्ड का आपके पास क्या हो जाएगा जी आपके पास ये ऊपर वाला, यानी कि चूज कीजिए क्या क्या हो रहा है। सूरत की संधि आपके पास बी, पहले का बी ये वाला है, ठीक। और दूसरे का आपके पास सालबाई की संधि, तो दूसरे का आंसर क्या है सी। तो दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए जी सी, और दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए सी, और तीसरे का आंसर क्या होना चाहिए ए। तो कहां मैच हो रहा है जी आपके पास, ये कौन सा वाला मैच हो रहा है, बी वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पास, ठीक। 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है आपके पास है। लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम शीत जलधारा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेब्राडोर अमेरिका में आती है आपके पास है, जो एक तरीके से ठंडी जलधारा है। तो ये वाली जो है ये शीत है आपके पास है। कैसी जलधारा है जी, ये आपके पास शीत जलधारा है, यानी कि ठंडी जलधारा आपके पास है, शीत जलधारा है ये आपके पास, ठीक। और जो लेब्राडोर की जलधारा है ये आपके पास कैसी है, गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा को क्या कहा जाता है जी, यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, क्योंकि जब लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर से चलती है तो नॉर्वे इत्यादि देशों की बर्फ पिघल जाती है और वहां के लोगों को राहत मिलती है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को वहां का क्या कहा जाता है, गर्म कंबल भी कहा जाता है। तो देखिए अगर इसको अगर हम सही कथन देखेंगे तो हम कहेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो यहां ठीक होना चाहिए था, इस पे एक और आपके पास लाइन होनी चाहिए थी आपके पास, ना तो एक और ना ही दो। ये दोनों के दोनों आपके पास से क्या है जी, गलत हैं, ये सही नहीं है आंसर आपके पास, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या जी आपके पास, ये होना था मैगी नॉट। यहाँ पे ये एफएक्स नहीं है बल्कि क्या है, मैगी नॉट है आपके पास। ये मैगी नॉट जो आपके पास से क्या है, सीमा रेखा है। क्या है जी आपके पास सीमा रेखा है। तो मैगी नॉट जो सीमा रेखा आपके पास है वो किसके मध्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपके पास फ्रांस और जर्मन के मध्य। किसके मध्य है जी मैगी नॉट आपके पास, फ्रांस और जर्मन के मध्य सीमा रेखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास है, तिब्बती पठार को निम्नलिखित में से किस पठार श्रेणी में रखा जा सकता है। पहला है इंटर माउंटेन पठार, दूसरा है महाद्वीपीय पठार, तीसरा है ज्वालामुखीय पठार, चौथा है विच्छेदित पठार। अगर हम पठारों की बात करेंगे तो सामान्य तौर पर आपके पास पहला ऑप्शन है इंटर माउंटेन पठार। क्या होता है
इंटरमॉन्टेन पठार? सामान्य तौर पर जब आपके पास से क्या होगा, दो पहाड़ियों के बीच में, क्या है जी आपके पास से दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में आपके पास जब कोई पठार आपके पास रहता है तो उस पठार को क्या नाम दिया जाता है, इंटरमॉन्टेन पठार कहा जाता है। क्लियर? और ये इंटरमॉन्टेन पठार आप जानते हैं तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, आपके पास बहुत ज्यादा हाइट पर है, तो ये हिमालय के बैक वाले हिस्से में, ट्रांसफर जो ट्रांस हिमालय उसके पीछे वाले हिस्से में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या जी, इंटरमॉन्टेन पठार या ज्वालामुखी पठार के नाम से नहीं जाना जाएगा आपके पास है, महाद्वीपीय पठार भी नहीं कहेंगे इसको और विच्छेदित पठार भी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे इसको, इंटरमॉन्टेन पठार के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि में डायमंड रिंग घटना देखी जाती है? डायमंड रिंग क्या है आपके पास है, कई बार आपने नाम सुना होगा, रिंग तो नाम सुना ही है आपके पास है, रिंग का मतलब क्या हुआ आपके पास, एक तरीके से जो फिंगर रिंग आपके पास होती है वैसे ही कुछ हिस्सा इस तरीके से। ये कब होगा आपके पास, आपको यह ध्यान रखना है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण में होगा क्या कि सामान्य तौर पर सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाती है, और जब ऐसा होता है तो आपके पास सूर्य लगभग किससे ढक जाता है, आपके पास चंद्रमा से ढक जाता है, जिसके कारण होता है क्या है कि सूर्य की जो बाहर का हिस्सा है, जिसे कोरोना भी आप कहते हैं, वह आपके पास चमकना शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल एक डायमंड रिंग के समान देखने को मिलती है। अब इस आधार पर अगर क्वेश्चन चूज करेंगे तो लिखा हुआ है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, तो शुरुआत में नहीं होता है, सूर्य ग्रहण के अंत में, इसमें भी नहीं होगा, तो इसको अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे केवल समग्रता परीक्षण के परिधि क्षेत्र में, बिल्कुल जब आपके पास सूर्य आपके पास किसके पीछे बिल्कुल आ जाएगा, चंद्रमा के बिल्कुल पीछे आ जाएगा, तो उसकी परिधि में वह चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे क्या नाम देते हैं, डायमंड रिंग की घटना नाम देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है वन आपके पास समवर्ती सूची में, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आंसर ठीक है आपके पास है। दूसरा आपके पास है डाकघर बचत, आपके पास ये संघ सूची के विषय, ये भी ठीक है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। अगर हम बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार का जो कुछ हिस्सा है, जैसे स्टॉक का हिस्सा है, वह आपके पास किस में आता है जी, संघ सूची में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर हम ठीक तरीके से रीड करेंगे तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास से, बी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई? तो ठीक तरीके से आपको ध्यान रखना है, 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, 61 में हुई, 78 में हुई, 2002 में आपके पास हुई। तो पहली बैठक जो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के कारण हुई थी, और ये आपके पास 1961 में हुई, किसके समय, आपके पास जो भारत के प्रथम पीएम हुआ करते थे आपके पास कौन, जवाहरलाल नेहरू, उनके काल में हुई। ठीक, अगला है पंचायती राज एक व्यवस्था है, इनको पढ़ना था, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, चौथा पद सोपानिक संरचना की। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल गलत है, बाकी आपके पास क्या है, तीनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो सी वाला आंसर क्या है जी आपके पास, सी वाला आंसर है आपके पास 1 2 3, यही इसके क्या है, ठीक आंसर है। ठीक, अगला, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो अगर इन कारणों को देखेंगे तो इनमें क्या क्या लिखा गया जी, ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, शहर में गांव की और पलायन। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण निर्धनता। क्या आंसर हो जाएगा जी इसका, ग्रामीण निर्धनता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भाषाएं हैं कंप्यूटर की और इधर उसके जनक हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो लैंग्वेज सी है उसके आपके पास निर्माणकर्ता डेनिस आपके पास रिची है, आपके पास जो C++ है वो आपके पास स्ट्रॉस की है, आपके पास सोमोवॉल जो आपके पास है रॉल्फ ई ग्रेसवोल्ड की है, लेकिन जो पास्कल आपके पास है वो पास्कल महोदय ने नहीं खोजी है, वो विर्थ महोदय ने खोजी है। निकोलस विर्थ नामक व्यक्ति हुआ करते थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसकी खोज की गई है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। मतलब आपके पास सबसे ऊपर कौन होता था, सबसे नीचे कौन होता था, अगर उसका क्रम देखा जाए तो इस क्रम के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास है, तो पहला था परगना, फिर आता था सरकार और फिर आता था सूबा। तो ये आपके पास क्या है, आकार की दृष्टि से आपके पास क्या है जी, आपके पास एरियाज हुआ करते थे, किसमें, मध्यकालीन भारत में। ठीक, अगला, दिसंबर 2024 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन होगा आने वाले पेपरों में, जो काफी हद तक पूछा जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह का जन्म और मृत्यु कब हुई है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि 26 तारीख का जो दिन है वो उनके जन्म का भी है और मृत्यु का है। इनका जन्म हुआ था सितंबर मास में, आपके पास है कब हुआ था जी, आपके पास सितंबर मास में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्लियर, कब, 1932 में, और मृत्यु 26 दिसंबर 2024 में। तो 26 की डेट है, ठीक तरीके से याद रखोगे तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। और ये देश के आपके पास 13वें प्रधानमंत्री थे जो बैक टू बैक प्रधानमंत्री रहे, और आपके पास जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद दोबारा वो आपके पास प्रधानमंत्री बने। अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1900 आपके पास से क्या है जी, 87 में उनको क्या मिला है जी, आपके पास यह रत्न दिया गया है, आपके पास कौन सा, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया जाता है, या हमेशा मनाया जाता है आपके पास, कब, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी, 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी, आपके पास से 5 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये अब आपके पास ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपके पास है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन, अल्फाबेट से पहला क्वेश्चन आपके पास है, पूछा गया यदि एक निश्चित भाषा में आपके पास कुछ कूट लिखे गए हैं तो इसका आंसर क्या होने वाला है। अब अगर आपको अल्फाबेट के रोल नंबर याद है तो ये आंसर ठीक होने वाला है। देखेंगे आप लोग, यू का रोल नंबर होता है 21, आपके पास डब्ल्यू का रोल नंबर होता है 22। तो अगर यहां से यहां की ओर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि +2 होता हुआ नजर आ रहा है। टी से अगर वी की ओर जाओगे तब भी कितना हो रहा है जी, +2। ये सारे +2 होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगर इसको देखा जाए, यहां लिखा हुआ है DMSFGX, इसके आधार पर डी के साथ 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 होना चाहिए थे, जो लगभग आपको दिखेगा तो जरूर, लेकिन कैसे दिखने वाला है आपके पास है कि यहां अगर आप देखोगे एम के साथ 2 जोड़ेंगे, 13 और 2 कितना होना चाहिए जी आपके पास से, 13 और 2 कितना हो, एम का आंसर एम कितना होता है जी 13, डी का कितना होता है 4, एस का कितना होता है 19, एफ का कितना होता है 6, एक्स का कितना होता है 24, जी का कितना होता है 7। अगर आप इनके साथ 2-2 जोड़ते जाएंगे आपके पास तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 6 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, ये आपके पास 21 हो रहा है, लेकिन इसके आधार पर यहाँ कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल ये माइनस में होता हुआ नजर आ रहा है आपके पास है। जैसे आपके पास 4 में से आपके पास 2 गए तो 2 बचेंगे, बी होने वाला है। तो अगर आप घटाओगे 2-2 आपके पास है तो आंसर निकल आएगा। डी में से 2 घटाएंगे तो बी आएगा। आपके पास एम में से 2 घटाएंगे तो क्या आने वाला है जी, आपके पास के आएगा आपके पास है। और अगर आप एस में से घटाओगे तो क्यू आएगा। अगर आप एफ में से घटाओगे तो आपके पास क्या आने वाला है जी, डी आने वाला है। एक्स में से 2 घटाओगे तो भी आने वाला है, और जी में से 2 घटाओगे तो एफ आने वाला है। तो डी के क्यू डी एफ भी, इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। जो आंसर मैच कर रहा है उसे आप आंसर क्लिक करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 8वां होगा। अब आपको यह वर्णमाला देखनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी वर्णमाला का दायां बायां आपका दायां बायां होगा, यानी कि आपका राइट हैंड इस और है, लेफ्ट हैंड इस और है, तो आप कहेंगे कि यहां दायां, यहीं से आपके पास से क्या हो रहा है जी, इसका दायां शुरू हो रहा है, और यहां से इसका क्या शुरू हो रहा है, बायां शुरू हो रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको तो आंसर मिल जाएगा। दाएं से 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब क्या कह रहा है वो आपके पास,
के दाएं 8वां, ये दायां हिस्सा है, इस और जाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? डी वाला। तो ये आंसर डी आपके पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपके पास दिया गया है कि किस समीकरण को संतुलित करते हुए स्टार की जगह पर क्या चिन्ह लगाया जाए। तो दरअसल क्वेश्चन तो ये ठीक है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत छप चुके हैं आपके पास से। तो इनके अगर ऑप्शन थोड़ा ठीक किया जाए, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं आपके पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज होगा, तो ऑप्शन चेंज करके हम जो लिखेंगे इसमें आपके पास है वो क्या क्या होने वाला है जी आपके पास है। तो ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए था माइनस, गुणा, भागा और बराबर होना चाहिए था। एक ऑप्शन ये होना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन होता तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व होता कि 16 माइनस 4 गुणा आपके पास 3, आपके पास भागा आपके पास कितना 4, बराबर आपके पास कितना 13। अगर इसको सॉल्व करते तो आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो जाता, 16 में से 3 घटाते तो कितना बच जाता है जी? 13 बच जाता। तो आंसर ये ठीक हो जाता आपके पास ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, कितनी मछलियां कम से कम एक संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां हो और एक मछली के पीछे 2 मछलियां हो और 2 मछलियों के बीच में एक मछली हो। यह क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास है, तो बहुत ज्यादा मामला नहीं हो गया आपके पास है। तो आप जानते हैं आपके ठीक तरीके से अगर आप इस फॉर्मेशन को बनाएंगे तो फॉर्मेशन कैसे बनेगा जी आपके पास है। तो जो मछलियां आपके पास है इस तरीके से आपके पास ये आंसर ठीक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास से क्या है जी? एक मछली के आगे 2 मछली, आपके पास 2 मछलियों के बीच में एक मछली, ये वाला फॉर्मेशन बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? डी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए सामान्य तौर पर आपको कैलेंडर पढ़ना होगा और कैलेंडर में कुछ कोड होते हैं, अगर आपने वो याद कर लिए तो वो ठीक आंसर हो जाएगा आपके पास है। तो कोड क्या होते हैं जी आपके पास? एक होता है लीप ईयर का कोड और एक होता है आपके पास से क्या है जी? सामान्य ईयर का कोड। किसका कोड होता है जी? सामान्य ईयर का कोड। तो मैं कोड लिख देता हूं आपके पास है, आप ध्यान रखेंगे। तो सामान्य वर्ष का अगर बात करूंगा मैं, और दूसरी कौन सा है? लीप ईयर का। तो सामान्य वर्ष में होता है 144 025 036 146 और लीप ईयर का होगा 034025036146। तो जिन जिन कोड को जो कोड आपस में मिलते हैं उनके डे भी समान होते हैं आपके पास है। ठीक है ना? इसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा जी? ए आंसर। ठीक, अगला, श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है मैथ्स की। इसमें यहां देखेंगे यहाँ 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ने के बाद आपके पास 0 बढ़ रहा है, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। इस हिसाब से 0 बढ़ेगा तो 16 आ जाएगा, 5 बढ़ेगा तो 21 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास से? बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 1 से 30 में से जिन संख्याओं में केवल एक संख्या 2 हो उन संख्याओं को और जो 2 से द्वारा विभाजित होती है उन्हें हटा दिया जाए। अब अगर आप काउंट करोगे इसको तो आप देखोगे एक 2 है, एक कौन सी संख्या है जी? एक तो है 2, एक क्या है आपके पास? 2 है। क्लियर? एक आपके पास से क्या है जी? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, आपके पास 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। ये वो सारी संख्या जो 2 से डिविजिबल है और जिनमें एक संख्या 2 है। इनको काउंट करेंगे तो ये 20 हो जाएगी और संख्या कितनी बचेगी? 10 बचेगी। तो आंसर क्या होगा आपके पास? डी वाला होगा। ठीक, अगला, के का भाई है x या के का भाई x है डी जेड का पुत्र x का। क्वेश्चन ठीक बन गया क्या? क्वेश्चन है के भाई है x का, z पुत्र है x का, p जो कि पुत्री है, n से ब्याही है, g तथा x परस्पर बहने हैं। तो बताइए
जी का जेड से क्या संबंध है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें अगर आप ठीक तरीके से दो तीन चीजें कवर कर लोगे, एक कि किसी भी लिंग को या जेंडर को कैसे दर्शाया जाए, और दूसरा जो रिलेशन है उस रिलेशन को कैसे दर्शाया जाए, तो आप जानेंगे कि जो पीढ़ी होती है, ऊपर वाली पीढ़ी, उसके नीचे की पीढ़ी, सबसे नीचे पीढ़ी, अगर इस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे तो आपकी ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है जी, के भाई है एक्स का, तो के तो किसका भाई हो गया जी, एक्स का भाई हो गया, इसका मतलब के तो पुरुष है। हमने मान लिया जी कि जो मेल है उसको हम प्लस से दबाएंगे और जो फीमेल है उसे माइनस से, तो ये तो प्लस हो गया, इसका जेंडर हमें पता नहीं। जेड पुत्र है एक्स का, तो आपके पास जो जेड है वो पुत्र है, पुत्र का मतलब सीधे सा मतलब है ये क्या हो गया, ये भी आपके पास मेल हो गया। पी जो कि के की पुत्री है, जो पी है वो किसकी पुत्री है जी, के की पुत्री है, तो पी आपके पास हो गए फीमेल और ये आपके पास पुत्री है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एन से ब्याही हुई है, इसका विवाह किससे हो रखा है, एन से, सीधा सा मतलब है ये लड़का होगा आपके पास। फिर कह रहा है जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा आपके पास से कौन है जी, एक्स, तो आपके पास इसकी बहन कौन है जी, ये भी फीमेल हो गई, ये फीमेल हो गई, दोनों आपस में बहनें हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, पूछ रहा है आपके पास कि जी का जेड से क्या संबंध है, तो हम लिख देते हैं जी का, हम लिख देते हैं जेड से। ठीक, अब इस स्थिति में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर हम z और आपके पास z का देखेंगे तो z की मां है x और x की बहन है आपके पास से z, तो सीधा सा मतलब ये जी तो है मौसी, जी क्या है जी, मौसी, और z उसकी क्या होगी, बेटी कह सकते हो आप, एक तरीके से पुत्री कह सकते हो। ठीक, अब अगर इसका आंसर देना हो तो आंसर हमेशा वो देंगे जिसके साथ का लगा हो वो आंसर माना जाएगा। तो इसके साथ क्या लगा हुआ, का, तो का किसके साथ लगा हुआ है, जी के साथ, और जी क्या निकल रही है, मौसी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा जी, मौसी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानसी पश्चिम की ओर 14 किमी चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 14 किमी चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलती है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ग्राफ आपको ठीक बनाना होगा और डायरेक्शन की आपके पास ठीक जानकारी होनी चाहिए। तो मानसी पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है, तो मानसी किधर गई जी, आपके पास पश्चिम की ओर गई, और कितनी गई जी आपके पास, ये 14 मीटर गई, तो पश्चिम में गई जी 14। ठीक, उसके बाद फिर ये दाईं की ओर मुड़ जाती है, तो जब पश्चिम की ओर जा रही है आपके पास है, पश्चिम की ओर जा रही है जी, किस ओर जा रही है जी, पश्चिम की ओर जा रही है, तो इसका दायां ऊपर की ओर हो जाएगा और बायां इसका नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये पश्चिम की ओर जाती है जी। फिर आपके पास किधर मुड़ जाती है, आपके पास दाएं मुड़ जाती है, फिर आपके पास 14 चलती है, फिर ये आपके पास बाएं मुड़ जाती है, बायां इसका इस ओर हो जाएगा, फिर आपके पास है, फिर कितने चलती है जी, 14 चलती है। उसके बाद ये प्रारंभिक बिंदु चलती है, तो उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, तो सबसे कम दूरी निकाल लीजिए, आपके पास प्रारंभ यहां से उसने किया था, प्रारंभ यहां से किया था। अब ये बनता है आपके पास से क्या, कौन सा क्वेश्चन जी, ये बनता है सामान्य तौर पर विकर्ण आधारित क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे निकलेगा आपके पास, ठीक है ना। तो जो विकर्ण का क्वेश्चन बनेगा आपके पास, विकर्ण का देखो, मानसी पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, अगर इसका डायग्राम आपने ठीक बना दिया तो आंसर भी आपका ठीक हो जाएगा। यह है 14 मीटर पश्चिम की ओर, फिर यहां दाईं मुड़ती है, जब पश्चिम की ओर जाएगा तो दायां ऊपर की ओर हो जाएगा, और कितनी चलती है जी आपके पास, ये 14 मीटर चलती है। फिर वो कह रहे हैं कि अपने बाएं मुड़ती है, जब ऊपर की ओर जाएगा तो बायां इस ओर हो जाएगा आपके पास है, और कितनी जाती है जी आपके पास, 10 मीटर चलती है। अंत में पूछ रहे कि बायां मुड़ जाती है, जब आप इस ओर जा रहे हो तो बायां आपके नीचे की ओर हो जाएगा, और कितना चलेगी जी, 14 चलती है आपके पास है। अब वो कह रहे हैं कि ये वाला बिंदु और इस बिंदु के मध्य कितनी दूरी है, तो आप डैश करते हुए देखेंगे कि यह दूरी बराबर यह दूरी, तो यह दूरी कितनी है 10, और यह दूरी कितनी है 14, इनको जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा जी, 24 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, 100वां और लास्ट क्वेश्चन है, किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले में अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो एक गोला आराम से आप बना लीजिए, विड्थ बना लीजिए,
और जब विड्थ आपके पास बन जाए तो जो वो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आंसर दीजिए। आदमी कितने हैं, लोग कितने, 5, तो अभी 5 मार्क लगा लीजिए ऐसे कहीं पर भी इस तरीके से। ये कह रहा है कि ए बी और डी के मध्य में बैठा है। जो ए है वो किसके मध्य में बैठा है, बी और डी के मध्य में बैठा है। अब आप चाहो तो इसको स्टार में बैठा सकते हो आराम से कहीं भी, लेकिन समस्या क्या होगी, ये निर्धारित नहीं होगा कि कौन दाएं कौन बाएं है। तो एक बार के लिए हम बैठा लेते हैं कहीं पर भी आपके पास है। तो ए मान लीजिए यहां पर है, बी मान लिया जाए यहां पर है, डी मान लिया जाए यहां पर है। ये ऐसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि यहां ऑब्लिक करके इसको डी लिखा जाए और यहां ऑब्लिक करके इसको क्या लिखा जाए, बी लिखा जाए। ठीक, डी ई के ठीक दाएं बैठा है। जो आपके पास डी है वो किसके ठीक दाएं बैठा हुआ है, आपके पास ई के ठीक दाएं बैठा हुआ है। अब इसका दायां बायां कैसे डिसाइड करते हैं, जब सारे लोग केंद्र की ओर मुहा करते हैं तो सबका दायां एक ही ओर होगा और सबका बायां एक ही और होगा। तो इसका मतलब है कि इनका दायां इस ओर होगा आपके पास और बायां इस ओर होगा, यानी कि दायां इस ओर देखने को मिलेगा और बायां इस ओर देखने को मिलेगा आपके पास से। तो वो क्या कह रहा है, डी ई के ठीक आपके पास दाईं बैठा है। अगर आप क्या कहोगे कि आपके पास अगर डी यहां बैठा हुआ है तो आपके पास ई यहां पे बैठेगा और ये ई का इधर क्या हो जाएगा, बायां, तो इधर तो वो बैठ नहीं सकता है। अगर आप ई पे यहां पे बैठाते हो तो ई का दायां इधर हो जाएगा, तो इसके ठीक दाएं कौन हो सकता है, आपके पास डी हो सकता है। तो आप यहां पे ई अगर बैठाते हो तो यहां डी हो जाएगा, इसका मतलब यहां बी नहीं आएगा और यहां पे डी नहीं आ सकता है। ठीक, तो बैठा है जिसके ठीक बाएं सी है, तो सीधी सी बात है एक ही कॉलम बचा हुआ है तो यहां पे डी बैठ जाएगा आपके पास है। तो इसका बायां ये हो गया, इसका दायां ये आपके पास हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है आपके पास है, पैनल में बी का स्थान ज्ञात कीजिए। तो पैनल में बी का स्थान ज्ञात करना है तो आंसर चूज कीजिए कि ए के तुरंत दाएं, बिल्कुल ए का दायां इस ओर है तो ए के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। धन्यवाद।